ओके, फाइंड ओनली लेजेंडरी पोकेमॉन्स। चलो देखते हैं, आ जाओ। सो मेरे पास डेटा सेट पड़ा था, देखता हूँ मैं पहले। तो गाइस सबसे पहले वही डेटा सेट रीड करूंगा। देखो, इंपोर्ट numpy as np and import। गाइस सब अपने अपने माइक म्यूट कर लो, क्योंकि रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा है कोई लेक्चर, तो बाद में इशू आता है फिर। ओके, तो आप अपने माइक म्यूट कर लो, काफी के माइक ओपन है। फाइंड ओनली लेजेंडरी पोकेमॉन्स। फाइल कहाँ पर पड़ी है मेरे पास? एक लोकेशन में पड़ी है, pd डॉट रीड csv। और यहाँ से मैं फाइल गेट कर लेता हूँ। नाम क्या है मेरी फाइल का? पोकेमॉन डॉट csv। अच्छी ड्राइव में पड़ी है। सो दिस इज माय फाइल। ओके, अब मुझे क्या निकालना था इसमें से, देख लो। इसमें कुछ पोकेमॉन्स लेजेंडरी है, सारे नहीं है, बट कुछ पोकेमॉन्स लेजेंडरी है। देखो हर से फॉल्स लिखा है, बट कुछ पोकेमॉन्स यहाँ पर ट्रू होगा। ये देखो कुछ पोकेमॉन्स है, ओके, जो कि लेजेंडरी टाइप के हैं, तो मुझे सिर्फ यही फाइंड करना है। ओके, मुकेश, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोकेमॉन प्रेजेंट इन टाइप 1? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था मेरे भाई, ये ठीक है, ये भी नहीं हुआ। चलो देखो पहले फटाफट से ये वाला देखो, आगे देखते हैं। गाइस एच ड्राइव मेरे पास है, ठीक है। इसके आगे आर तो वो रीड मोड होता है, ठीक है, बट आर लगाओ वो रीड इन बाइनरी वाला फॉर्मेट आ जाता है, तो जरूरी नहीं है कि लगाना है नहीं लगाना, यूनिकोड को सपोर्ट करता है। ओके, गॉट इट। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं आर, तो हाँ मैं आर भी पुट कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखो, ओके, तो ये रीड मोड दिखाता है बस। ओके, बट तब दिखाता है जब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर दिया, कोई इशू आ रहा है, यूनिकोड का एरर आ रहा है, तब अगर आप इसे यहाँ पर पुट करोगे तब ये आपको वहां से रीड करके डेटा प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो अभी के लिए इसे रहने दो, मैं बताता हूँ आपको बाकी। लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन मुझे चाहिए थे ना, हाँ, तो देखता है, पहले लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ x1। क्या था मेरा ए में से, मुझे क्या चाहिए? लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन। तो ए विच बिलोंग्स टू लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन। लेजेंडरी इक्वल ट्रू। So in x1 we get the output। तो देखो अब मेरे पास ये जितने भी पोकेमॉन आए यहाँ पे, सारे के सारे लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन है। ओके, ओके गाइस, समझ में आया? क्योंकि अभी डिस्कस करते हैं, एक सेकंड। ओके, ये समझ में आया गाइस? ओके,
गॉट इट, कि अगर आपको लेजेंडरी टाइप पोकेमोन चाहिए तो इस तरीके से निकालोगे। ओके, उसी तरीके से मैंने ये बोला था कि पहले ये भी बताना है कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ रखा है किसने, मुकेश ने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोकेमोन प्रेजेंट इन टाइप 1, कि टाइप 1 में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोकेमोन प्रेजेंट है। ओके, तो आप ये कैसे पता चलेगा आपको, कि एनी आइडिया कि आपका जो टाइप 1 है उसमें कितने टाइप के, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन्स अवेलेबल हैं? एनी आइडिया? नो वन? इंडिविजुअली गेट करोगे निकाल निकाल के? कैसे करोगे? आओ देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू प्रेजेंट कॉलम। तो देखते हैं, मल्टीपल तरीके हैं। सिंपल अगर आपको बताना चाहूँ तो दे दो फंक्शन क्या था, ए डॉट टाइप्स, टाइप से नहीं पता चलेगा इससे, ए डॉट सेव करा लेते हैं इसे एक वेरिएबल में। ओके, x2 इक्वल्स टू ए डॉट यूनिक। तो अब किसे निकालना है मुझे? टाइप 1 को। तो इस तरीके से हो सकता है, मेथड कॉलिंग करिए मैंने फंक्शन कॉल से। सो नाउ वी गेट एन अरे। ओके गाइस, ज्यादा लेंथी ग्रुप बाय यूज तो काफी कुछ कर सकते हैं, बट इतना लेंथी क्यों जाना है, तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ से सिंपली गेट करा, प्रिंट करा लो x2 को। ओके, तो दिस इज योर एरे, सॉरी, दिस इज योर एरे जिसमें क्या है आपका डेटा प्रेजेंट है, लाइक इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोकेमोन आपके पास अवेलेबल है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोकेमोन आप लोगों के पास अवेलेबल है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो। कोई डाउट है गाइस? अब आगे बताऊं? आज मैं आप लोगों को ग्रुप बाय एंड ऑल ये सभी बताऊंगा, तो अभी के लिए इतना क्लियर है। इसी डेटाबेस, इसी डेटा सेट पे वर्क करते हुए आगे चलते हैं। चलो, लोड तो करा ही लिया इसे। ओके, तो आगे देखते हैं। तो मेरे पास एक काम करते हैं, छोटा सा डेटा सेट भी बना लेते हैं। जैसे तो ए ले लो, एक डीएफ बना लेते हैं। आ जाओ, 2 मिनट लगेगा ताकि ऑपरेट करने में इजी हो। So we have df, मैं एक डेटा सेट बना रहा हूँ गाइस, आप लोग भी देखो। तो np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस फंक्शन में सिंपल आप डेटा पास करोगे सबसे पहले। तो मैंने पास कर दिया टैली, ना आगे कॉल ले लो, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। ओके,
और इसे मैं n वैल्यूज के लिए चला देता हूँ, आप लोगों को पता है ओके क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरा डेटा मुझे स्पेसिफिकली 1 पॉइंट के लिए नहीं बनाना है, मैं जितना चाहूँ उसके इटरेशंस इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके गॉट इट। आगे देखते हैं। यहाँ पर डाल दो, इसका सिटी हो गया है। ओके नाउ वी हैव, यहाँ डाल दो रैंक, या फिर हम डाल सकते हैं यहाँ पर पेजेस। एक सेकंड गाइस, गाइस जस्ट वेट अ सेकंड, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, 2 सेकंड दो। आते हैं शो आ गया था, सिंपल रैंड एन ले लेते हैं। आ जाओ, रैंड एन में मेरे पास कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? आई थिंक ओनली स्टार्ट और स्टॉप। ओके ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं। और कितने इटरेशंस के लिए जाना है, इसमें भी मैंने नहीं लिखे इटरेशन, कॉमा एन इटरेशंस के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी एन इटरेशंस के लिए जाना है मुझे। एट लास्ट जस्ट डेटा इसमें पास करेंगे, हम देखते हैं क्या बनता है। ओके 1 डायमेंशनल डेटा चाहिए सर। सॉरी गाइस, रैंडेंट और रैंडेंट सेम नहीं है। ओके रैंड जो रैंडन है ये आपका एक पैरामीटर पे ही वैल्यू जनरेट करता है। एक सेकंड, तो आई थिंक यही मिस्टेक कर रहा है रैंडन। एक सेकंड गाइस, डेटा सिंपल ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे डेटा है एरे में आना है, ठीक है। एज, बट व्हाट अबाउट सिटी? सिटी गायब है इसमें से, सिटी से हाँ चलो ठीक है, ये भी आ रहा है हरियाणा। डेटा फ्रेम रैंडम में आपके पास डेटा जो जनरेट होता है वो रैंडम होता है, बट आप इसमें फिक्स नहीं करते हो। लाइक इसमें जैसे कि हम फिक्स कर सकते हैं कि लिमिट है, बट इसमें क्या आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं। ओके तो अभी काम करो, इसे रैंड प्रिंट करके देखते हैं। देखिए ओके कैसे रैंडम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। क्या होता है कि अगर आप रैंडम यूज करते हो, आगे चल के हम यूज करके देखेंगे ऐसे, तो जहां पर आप जो इसका नंबर ऑफ वैल्यूज देते हो तो इसमें तो आप रेंज फिक्स करते हो, बट वो रैंडमली आता है, बट आप उसमें अपर लिमिट डिफाइन करते हो बस, ठीक है। प्लस रैंडम आपका जो रिटर्न कराएगा वो इंटीजर होता है, रैंडम जो आपको रिटर्न कराएगा वो आपकी फ्लोट वैल्यू होती है। तो देखो अभी के लिए मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया, अभी इसे बंद कर दो। ओके अब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं इसमें।
ओके गाइस, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस सपोज करो आप, अगर आपको इस फाइल को राइट कराना है, तो राइट कराने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। देखो मैं सबसे पहले df डॉट टू csv, गाइस देख लो इनपुट देने के लिए टू csv। आप लोगों को पता है क्या होगा, csv में जाके राइट हो जाएगी। मैंने बोला न्यू डॉट csv। ओके, न्यू डॉट csv। तो जिस, अगर मैं कोई लोकेशन नहीं दे रहा हूँ तो क्या होगा, इसी फोल्डर में जहाँ पे मेरा कोड पड़ा है वहां पर जाके क्या हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी। अदर उसके बाद df डॉट टू एक्सल। ओके, ये फाइल से सारी की सारी df डॉट टू एक्सल। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ न्यू वन डॉट एक्सल। एक्सल एक्सल का क्या होता है गाइस, एक्सेल SX। ओके, ये इसका क्या है, आपका फाइल एक्सटेंशन है। ओके, उसके बाद क्या क्या बचा आपके पास, देखते हैं df डॉट टू, जो मेन होते हैं वो यही होते हैं HTML। ओके, तो यहाँ पर लिख दो न्यू टू डॉट HTML। ओके, और df डॉट टू JSON। ओके, सिंपल न्यू थ्री डॉट JSON। तो इसे जैसे ऑपरेट कराऊंगा मैं, देखो ये सारी की सारी फाइल मेरी बन चुकी है। मैं आप लोगों को शो करता हूँ। सो गाइस, ये मेरी JSON फाइल। ओके, एंड दिस इज माय एक्सेल फाइल, न्यू सॉरी CSV फाइल। दिस इज माय एक्सेल फाइल। ओके, एंड दिस इज माय HTML file. Well, guys, what is the difference between HTML and CSV? Oh, sorry, CSV and Excel फाइल। तो देखो, अगर न्यू वन की बात करूँ तो न्यू वन कैसे थी, मेरी एक्सेल फाइल थी, और ये भी मेरी कैसे थी, एक ये CSV फाइल थी, बट ये भी एक्सेल में शो हो रही है। तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। मैंने इसे सिंपल ओपन करा डबल क्लिक से, ये एक्सेल में ओपन होगी। ओके, सिंपली किस में ओपन होगी, ये देखो एक्सेल में ओपन होगी। गॉट इट, ये न्यू वन। ओके, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे भी डबल क्लिक करूंगा तो ये भी किस में ओपन होगी, एक्सेल में ओपन होगी। ओके, बट अगर मैं इसे राइट क्लिक करके बोलता हूँ कि ओपन विद, एक काम करते हैं इसे, एक्सेल चूज अनदर ऐप, तो कुछ भी दे देते हैं इसे। ठीक है, लाइक नोटपैड का है, वर्ड पैड में दे दो या नोटपैड, जिसमें भी आपका मर्जी हो दे दो। तो देखो ये कैसे आएगी, आपकी आपका डेटा नहीं आएगा, लाइक आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आएगी कुछ इस तरीके से। नॉट इंक्रिप्टेड फॉर्मेट मतलब कि आपकी फाइल का डेटा समझ नहीं पाएगा, ये रहा। बट अगर मैं बात करूं न्यू की, तो न्यू को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये नोटपैड के साथ भी ओपन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है आपका CSV में और आपका एक्सेल फाइल में। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन CSV एंड एक्सेल। तो देखो ये फाइल आपकी CSV फाइल किस में ओपन हो गई, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पर, सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट हो रखी है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ओपन हो रही है, और अगर नहीं दे रहे हो कुछ तो आपका किस में ओपन हो जाएगी है, सिंपल जिस भी एडिटर में आप बोलोगे। ये रही आपकी HTML फाइल। सो दिस इज योर डेटा इन HTML। ओके, तो ये आपके HTML फाइल में बाइंड होके आया है। ओके, JSON फाइल आप लोगों को पता है कैसी होती है, तो JSON फाइल को मैं ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा। ओके, गॉट इट, कि उसके लिए कोई सिलेक्टेड ऐप नहीं होती है, उसमें से आप सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो। ओके, क्लियर है गाइस, कोई डाउट है यहाँ तक। ये था आपका मल्टीपल वेज कि आप एक डेटा को फाइल्स में कैसे रख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे इसी तरीके से आपको इनपुट भी इन्हीं फाइल से मिलेगा, आपको आउटपुट भी इन्हीं फाइल्स में देना है। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक, आगे बताऊं। ओके, और गाइस जो भी मैंने बताया मेजर फाइल हैंडलिंग से, लाइक इन स्ट्रक्चर में आपको डेटा मिलेगा और किसी स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा आपको, या फिर डेटाबेस से मिलेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ प्रिंस, जेसन का मतलब बेसिकली अगर बताऊं तो बिलोंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जेसन फाइल फॉर्मेट है। कि क्या होता है उसमें, आप डेटा तो स्टोर कर सकते हो, बट वो क्या करता है उस डेटा को ऐसे स्टोर करता है कि वो एक बहुत लाइट वेटेड फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि डेटा को आप कंप्रेस करके एक जगह डाल के रख रहे हो। ओके, आपके डेटा का एक लाइट वेट फॉर्मेट बनता है जिसे हम जेसन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, जो कि जावास्क्रिप्ट से बिलोंग करता है। समझ में आया, फाइल फॉर्मेट है बस एक, अगर आप सिंपली समझना चाहो तो। गॉट इट।
सिक्योर का मतलब समझ नहीं आया भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर? एक्सेस करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे आप लोगों ने, अब इससे पहले आपने कैसे रीड कराई थी? कौन सी फाइल रीड नहीं हो रही? कौन सी नहीं हो रही है? इजीली नहीं, सिंपली जैसे कि आपकी रीड सीएसवी करके हुआ था, वैसे आपकी रीड एक्सेल फाइल हो जाएगी, वैसे आपकी जेसन ऑब्जेक्ट भी रीड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रीड भी उतना इजी है जितना कि आपने अभी राइट करा है। ओके, अभी जैसे कि हमने क्या करा है, राइट करा है। यहाँ पे अगर आपको रीड कराना है तो क्या करोगे, जब ये फाइल बनेगी तो आप उसे डायरेक्ट टू रीड करके आपका डीएफ डॉट रीड करा सकते हो, जैसे कि हमने सिंपली एक सीएसवी फाइल कराई थी। ओके, तो वो आप लोग कर चुके हो, आपने होमवर्क में करके दिया है मुझे, इसलिए वो चीज मैंने आपको बार बार नहीं बताई। ओके, सिंपली जैसे आपने अभी राइट करा है वैसे आप रीड भी कर सकते हो। गाइस म्यूट योर माइक्स यार, क्या कर रहे हो? ओके, आगे देखते हैं। सो गाइस देखो, अब कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, लाइक कॉलम वाइज हम क्या कुछ स्टेप्स लगा के देखते हैं स्ट्रक्चर्स पे। ओके, तो देखो आ जाओ, मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली कॉलम वाइज इंप्लीमेंट करा रहा हूँ, लॉजिक्स हम बाद में देखेंगे। ओके, बस आप अभी फंक्शन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो यही समझ के चलना। ओके, जब लॉजिक की बारी आएगी तो हम लॉजिक भी क्रिएट करके देखेंगे। गाइस हमारा जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है अपने आप में काफी इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, इंटेलिजेंट बोलने का मतलब क्या है, वो खुद से डिटेक्ट कर लेते हैं कि मुझे किसके ऊपर लगना है, किसके ऊपर नहीं लगना है। तो मैंने सिंपल एक ऑपरेशन कराया, df डॉट मीन। ओके, आपको मीन वैल्यू निकालनी है। ओके, y1 में सेव करा दिया है। मैं इससे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो यहाँ पर y1 की एक सीरीज बन के आई है। क्यों सीरीज क्यों है? क्योंकि एक से ज्यादा वहां पर कॉलम ऐसे थे जो कि न्यूमरल थे। तो देखो एज में 49 इज मीन वैल्यू और रेटिंग में 54.1 इज योर मीन वैल्यू। तो देखो, बट इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या नहीं आया आपके पास, आप लोगों के पास सिटी नेम नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो आपका कैसा था, अल्फाबेटिकल था, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट था, तो स्ट्रिंग का तो मीन नहीं निकल सकता आपका। तो इस वजह से मैंने वहां पर ऊपर लिखा भी है कि हम किस पे, नंबर्स पे, बेस्ड ऑन नंबर्स कॉलम, तो जिस पे अप्लाई हो सकता है उस पर अप्लाई हुआ और आपका आउटपुट रिटर्न करा। तो दिस इज द वे टू एक्सट्रैक्ट योर मीन वैल्यू। गॉट इट? ओके, आगे देखते हैं। y2, अगर मुझे किसी सिलेक्टेड कॉलम पे लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, सिलेक्टेड कॉलम एक्सेस कर लो। ओके, लाइक एज डॉट मीन। ओके, इस तरीके से ऑपरेट करा के दिखता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर अब मेरा जो y2 आया होगा, आउटपुट देखते हैं यहाँ पर, दिस। तो ये एक सिलेक्टेड कॉलम का आया है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो y2 आया है सिर्फ एक कॉलम का आया है, 54.8, विच इज योर एज कॉलम। ओके ओके मुकेश, बहुत ही ज्यादा गंदा क्वेश्चन पूछा है तुमने, ठीक है ना? अगर किसी कॉलम में स्ट्रिंग और इंट दोनों हो तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, कितनी बार बता चुका हूँ, जाके डे 1 का लेक्चर देख लो। कॉलम वाइज डेटा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, या तो स्ट्रिंग होगी या तो आपका उस पे इंट होगा। गॉट इट? क्लियर है? तो पूछने से पहले सोच लिया करो कुछ कर रहे हो। ओके, नाउ वी आर ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस ये सारे के सारे स्टैट फंक्शन है। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर आप ऐसा ऑपरेट करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा दोनों कॉलम का, मतलब जिसपे जो फंक्शन एप्लीकेबल हो सकता है उस पे वो ऑपरेट हो जाएगा। ये चीज स्ट्रिंग पे ऑपरेट नहीं हो सकती है तो ये स्ट्रिंग पे ऑपरेट नहीं होगी। गॉट इट? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है। ओके, आगे देखते हैं। अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। ओके, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखते हैं, चलो मिनिमम वैल्यू निकालो कि क्या होता है। y4 df डॉट min, व्हाट आई सेड, min फंक्शन। ओके, तो मैंने min फंक्शन को ऑपरेट कराया।
बट यहाँ पर देखो 3 वैल्यू आई है क्या, 10, यहाँ पर भी मिनिमम 10 था, और सिटी दिल्ली, तो दिल्ली को मिनिमम क्यों बोल रहा है भाई? एनीवन? व्हाई दिल्ली कंसिडर्ड एज अ मिनिमम वैल्यू? जल्दी बताओ। Size of the string. Yagvendra said size of the string alphabet wise D alphabet के हिसाब से ले रहा है। अच्छा, फर्स्ट में लिया है। नीरज क्या बोलना चाह रहे हो? तुम्हारा तो समझ में नहीं आया मुझे। ओके, भरत said mean characters. What about mean characters? हाँ, तो अल्फाबेट का अकॉर्डिंग है तो किसका अकॉर्डिंग है फिर जल्दी बताओ। हाँ, भरत said दो के आउटपुट अलग है, एक नीरज का और एक भरत का। ओके, कैरेक्टर काउंट मिनिमम है। अच्छा, साइज ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, यस, कूल। चलो आपका डाउट दूर कर देते हैं। अब ठीक है। दिल्ली के बाद ए स्ट्रिंग भी डाल दी मैंने। सो नाउ वी हैव ए। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर मैं ए को ए बी कर दूं, ओके, देन अगेन वी हैव ए बी। अगर मैं इसे जेड जेड बी कर दूं, देन वी हैव, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो देन वी हैव दिल्ली। अब बताओ। हाँ, तो नीरज अब क्या हुआ, अब भी तो देख लो, स्काई वैल्यू तो रहने दो। तो रोहित, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मिन वर्ड्स को प्रिंट करा रहा है, तो मेरे भाई मिनिमम जो वर्ड्स हैं वो किसमें है? वो तो जेड और बी में नंबर ऑफ मिनिमम वर्ड्स। और अगर भरत आप कह रहे थे कि दिल्ली में सबसे मिनिमम कैरेक्टर काउंट है, तो अब क्या हुआ फिर? अब तो यहाँ पर एक चीज और अवेलेबल है। देन व्हाट इज योर आंसर अबाउट दैट थिंग? ओके, क्योंकि दिल्ली कम बार रिपीट होगी डेटा फ्रेम में। तो सतविंदर, अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, बोलना क्या चाह रहे हो? तो फर्स्ट कैरेक्टर को लेके चल रहा है, चलो ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर को भी मान लेते हैं, आ जाओ। अच्छा चलो रुको, मुझे पहले डेटा फिक्स करने दे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। देखो दिल्ली आ रहा है इस बार। अब मैं पूरा का पूरा डेटा खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, डीएफ। ठीक है, तो अगर बात करोगे तो दिल्ली की कितनी बार है? दिल्ली 1 2 3 4, मतलब है काफी टाइम से। ओके, ठीक है। दिल्ली भी है, एक्स वाई बी भी है, जेड बी भी है, जो भी है यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पर ए बी कर रहा था, ठीक है, नाउ अगेन, ओके, तो देखो ए बी आ रहा है। तो आप लोग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बोलो या साइज ऑफ स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग बोलो, तो या फिर ये बोलो कि नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशंस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रिलेवेंट आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट भरत, एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? प्रिया, नितेश, फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो रहने दे मेरे भाई, नहीं हो रहा है ऐसा।
मिनिमम तो भरत, यू आर राइट, चलो मिनिमम स्काई वैल्यू हम मान लेते हैं, बट मिनिमम स्काई वैल्यू तो किसकी होती है? एक कैरेक्टर की होती है ना, यहाँ तो एक स्ट्रिंग के पे बात चल रही है। अब फर्स्ट कैरेक्टर, ओके, तो अगर बात करें तो वार्डी ऑफ, एक सेकेंड, ए, वार्डी ऑफ ए विच इज 65, ओके। और डी की कितनी होती है देखते हैं। डी की है 68, ओके, इसकी 65 है और इसकी 68 है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्मॉल ए, ओके, स्मॉल ए की तो इसके बाद ही होगी, ओके। तो आप देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, ओके। नाउ वी गेट दिल्ली, ओके, नाउ वी गेट दिल्ली। अब अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज करो डी, नाउ व्हाट वी गेट, एनीवन, आउटपुट में क्या आएगा? रिस्पॉन्ड गाइस, हरियाणा या फिर XYZ, तो या फिर गुड़गांव, क्या बात है, गुड़गांव, ओके। तो किसी भी फंक्शन का अगर ऑब्जर्व करना है तो ऐसे करा करो, ओके, गॉट इट। क्या अब आप लोगों को पता चल गया कि इसमें कैसे आ रहा है? लाइक मैंने क्या करा, स्काई कोड ऑफ योर फर्स्ट कैरेक्टर, ना स्ट्रिंग का साइज मैटर कर रहा है यहाँ पे, ना आपका क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स मैटर कर रहे हैं, क्या मैटर कर रहे हैं, स्काई वैल्यू मैटर कर रही है कि फर्स्ट जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर उसके स्काई वैल्यू क्या है, ओके। अब अगर मैं जी को भी स्मॉल कर दूं देन, ओके, वी गेट हरियाणा, ओके। तो आप लोगों को अब आइडिया हो चुका है कि ये कैसे कर रहा है। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन भी होता है, मैक्स फंक्शन देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से वर्क करेगा, y5 इक्वल्स टू में df डॉट मैक्स, ओके। मैक्स में ऑब्वियसली मैक्स में आ रहा है आपका, एक सेकेंड, y5 में, ठीक है, गुड़गांव, ओके। तो क्यों आ रहा है गुड़गांव, XYZ क्यों नहीं आ रहा है? एनीवन? जी को ही मैक्स बोल रहा है, ओके, यस गाइस, यू आर राइट, भरत, शिवम, ये बोथ आर राइट, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ करके दिखाई है कि ORD ऑफ G इज 103 एंड ORD ऑफ X इज दिस, तो ऑब्वियसली आपका G का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ओके, गॉट इट। इसके बाद ये एक फंक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शन, मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ओके। तो कौन सा फंक्शन है वो आपका, लाइक मैंने बोला डिस्क्राइब फंक्शन, ओके। कौन सा फंक्शन है आपका? डिस्क्राइब, तो मैंने बोला df डॉट डिस्क्राइब, देखो ये आ गया। मैंने सिंपल इसे डिस्क्राइब करा, मतलब भाई डेटा को डिस्क्राइब करके बताओ, इसे प्रिंट करा देते हैं, ds, सो दिस इज आवर डिस्क्राइब फंक्शन, ओके। इसे ऑपरेट कराया गया, देखो क्या आया है, मुझे कुछ डिटेल्स मिली है यहाँ पर, बट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मुझे क्या मिला है, पूरा का पूरा स्टैट्स तो मिला है, लाइक काउंट, काउंट कितना, मतलब कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है दोनों में, मीन क्या है दोनों का, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम क्या है, 25% वैल्यू क्या है, मतलब इनके अगर ये टोटल डेटा का 25% वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है, 50% वैल्यू क्या है, 75 मैक्स क्या है, इस तरीके से, ओके। तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर गेट हुआ यहाँ पर कि मेरा जो डेटा था उसकी स्टेट्स क्या क्या हो सकती है, जो कि आपका रिक्वायर्ड होगा। बट इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका क्या नहीं आया है, इसने खुद से उसे हटा दिया है, क्या आपका स्ट्रिंग कॉलम, ओके। तो अब मैं उसे भी इंक्लूड करता हूँ, तो उसके लिए सिंपल है, आप इसमें पास करो इंक्लूड ऑल। तो अगर आप जब उसे पास करोगे तो जो उसके रिस्पेक्ट में डेटा होगा तो वो आपको प्रोवाइड करा देगा, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ ही प्रोवाइड कराएगा, जो उसके रिस्पेक्ट में होगा और ये फंक्शन केपेबल होगा उसे निकालने के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लाइक इंक्लूड इक्वल्स टू ऑल, ओके। ये पैरामीटर होता है, तो मैंने ऑल पास करा इंक्लूड में, और जैसे से ऑपरेट करा है तो देखो अब यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है, ओके। क्या बोल रहा है,
टोटल काउंट कितना है, ठीक है, सिटी के बारे में भी बता रहा है, ओके, गॉट इट। तो टॉप काउंट कितना है, यूनिक वैल्यूज कितनी है इसमें, ठीक है, टॉप में क्या है सबसे, फ्रीक्वेंसीज क्या है इसकी, ओके। तो ये सारी की सारी डिटेल भी आप मुझे प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सिटी कॉलम भी यहाँ पर अब आ चुका है, अगर आप इंक्लूड ऑल करोगे तो, ओके। सो अगर योगेश आपको स्पेसिफिक एक कॉलम का चाहिए तो आप डिस्क्राइब फंक्शन लगाओगे क्यों, आप पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करोगे, या एक चीज अगर आपको दिख रही है या आपके बल्क डेटा के लिए बनी है, जब डेटा छोटा होगा या एक कॉलम पे होगा तो आप उसे डिस्क्राइब करके क्या ही कर लोगे, समझ में आया। अगर मेरे पास एक ही कॉलम एग्जिस्टेंस में तो मैं उसे डिस्क्राइब करके क्या करूंगा, ऐसा नहीं लगेगा नहीं है, ऑपरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस सिलेक्टेड कॉलम पे भी आप कर सकते हो, बट कोई एडवांटेज नहीं है उसे करने का, ओके। इस तरीके से आप यहाँ पर पास करोगे, जो भी कॉलम नेम होगा तो वहां पर ऑपरेट हो जाएगा, गॉट इट। बट अगर आपके पास डेटा है तो आप उसे क्यों करोगे, ओके। जब आपके पास सिंपल सा डेटा है, ऑप्टिमाइज डेटा है, तो आप उसे डिस्क्राइब क्यों करोगे, समझ में आएगा इसे फंक्शंस। आगे देखते हैं, ओके। नाउ try to transpose the data, ओके। डेटा को हम ट्रांसपोज करना सीखेंगे कि ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा एट्रीब्यूट है आपका, ओके। आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है, आप ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं अब a1 इक्वल्स टू, इसे ले लो z1 इक्वल्स टू df डॉट t, ओके, सिंपल। आप देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा, मैंने इसे ऑपरेट करा दिया, ओके। अब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कितना था, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, z में 3,20, 3,20, ओके। और इससे पहले का अगर जो भी स्ट्रक्चर थे मेरे पास, डीएफ का काम किया, डीएफ का स्ट्रक्चर, ओके। तो देखो 20 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, क्या थे, 20 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, तो रो टू कॉलम हो गया और कॉलम टू रो हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आ गया है, ओके। दिख रहा है गाइस, ऑब्जर्व करके देखो यहाँ पर, ओके। अब आपका रो क्या बन चुका है, कॉलम, और कॉलम क्या बन चुका है, रो बन चुका है, ओके। तो किसकी वजह से हुआ है ये, ट्रांसपोज की वजह से, ओके। हियर वी कन्वर्ट रो टू कॉलम, ओके। Here we convert row to column and column to row. तो ये किसके हेल्प से हुआ है, मेरा ट्रांसपोज की हेल्प से हुआ है, ओके। आगे देखते हैं, चलो अच्छा ये देखो, ये फंक्शन अच्छा है काफी, बहुत हेल्पफुल रहता है गाइस। ये सारे के सारे आपके एनालिसिस फंक्शन है कि आप डेटा को जब एनालिसिस करने बैठोगे, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो उस एनालिसिस, ओके। सबसे पहले हम कोई भी ऑपरेशन लगाने से पहले या फिर कोई भी लॉजिक लगाने से पहले डेटा को जितना हो सके उतना एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं और न्यूमरल्स हैं। बट अगर डेटा को जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो हम क्या डेटा को नहीं, उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं कि हमें इसके स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करना है, ओके। अगर आपने डेटा को ही मैनिपुलेट कर दिया तो फिर फायदा ही क्या है, लाइक आपको वैल्यूज दी गई, आपने उठा के उससे मैनिपुलेट कर दिया, तो आप तो क्या कर रहे हो, डेटा मैनिपुलेट हो गया तो आपकी प्रिडिक्शंस हो गई, या फिर जो भी आप स्टैट्स परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी उससे रिट्रीव करना चाहते हो वो भी मैनिपुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पे फोकस करके चलते हैं। तो आपका पूरा का पूरा पांडास, लाइक बोलते हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स से पांडास अच्छा आना चाहिए। तो पांडास क्या है, टोटली स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, क्या है, स्ट्रक्चर पे क्या क्या चीजें चल सकती है। तो एक्सिस क्या करेगा, दिस रिटर्न, ओके, लिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके, एक्सेस लेबल। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो मैंने सिंपल इसे ऑपरेट कराया ऑपरेशन नंबर Z2 में, ओके। df डॉट एक्सेस, df डॉट एक्सेस, ओके। तो Z2 देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो देखो गाइस, आप लोगों को कुछ डिटेल्स मिलेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, इससे बेटर से प्रिंट करा दो आप लोगों को, तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा।
Z2। ओके, सो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, क्या रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स क्या बोल रहा है, 0 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रहा है, एक एक के स्टेप पे जा रहा है, ठीक है ना। इंडेक्सेस क्या क्या आपके पास, एज, सिटी और रेटिंग। और क्या उसका जो डेटा टाइप स्ट्रक्चर है वो एक ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको ये डिटेल आप यहाँ से, आपके पास चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, आप उसे मैनुअली इस तरह से नहीं देखोगे कि हाँ इतना बड़ा डेटा है, ये क्या है, नहीं। आप सिंपल इसे ऑब्जर्व कर लोगे यहाँ पे। लाइक मैंने एक्सेस किस पे कराया था, df डॉट एक्सेस पे। तो मेरे पास ए भी है, तो अगर मैं ए पे ऑपरेट कराऊँ तो ए डॉट एक्सेस, ए डॉट एक्सेस। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि भाई स्टार्ट हो रहा है 0 से 800 तक जा रहा है, तो 800 रोज है, एक एक का स्किप हो रहा है, तो ठीक है मेरा कंटिन्यूएशन में। और जो मेरे इंडेक्सेस है, मतलब कॉलम मेजर्स है, वो क्या क्या है, ये है। तो मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहीं पर मिल गया, मुझे पूरे डेटा को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतने पे फोकस करके चल रहा हूँ। ओके, गॉट इट। उसके बाद बेसिक बेसिक ऑपरेशन से, लाइक जो आप कर चुके हो, तो मैं फटाफट से करा देता हूँ, उसे बता देता हूँ आप लोगों को। लाइक दिस एंडिंग आपको पता है क्या करता है ये। ओके, प्रोवाइड रिटर्न्स, ओके, नंबर ऑफ डायमेंशन। ओके, नंबर ऑफ डायमेंशन रिटर्न करेगा। तो सिंपल Z3 पे अगर ऑपरेट कराना चाहूँ तो मैं df डॉट नंबर ऑफ, ये आपने पांडास में नहीं, आपने कहाँ पढ़ा था ये, नमपाई में पढ़ा था। ओके, गॉट इट। प्रिंट Z3। तो मैंने कहा था जो मोस्ट प्रोबेबली जो अगर एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी पर डिपेंड करते तो उसके फंक्शन भी उसमें होते ही है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास नमपाई के फंक्शन भी अवेलेबल है। तो देखो क्या आउटपुट आता है आपके पास। ओके, तो देखो 2 डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। Z4 आपको ही पता है 2 डायमेंशनल, क्योंकि डेटा फ्रेम होते हैं 2 डायमेंशनल है। अब मैं करता हूँ df डॉट साइज। सो साइज क्या बताएगा, देखते हैं। प्रिंट साइज Z4। तो साइज इज 60। 60 क्यों आ रहा है गाइस, एनीवन? 60, guys why we get 60? ओके, ठीक है। सो बेसिकली डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे फोकस कर रहा है, किस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। ओके, गॉट इट। ऐसे लिख के मत बताना 2023। शेप क्या करेगा गाइस, व्हाट इज द आउटपुट फॉर रिगार्डिंग शेप? बस ये आपको स्ट्रक्चर, लाइक वहां पर बताया था कि 2 डायमेंशन एक्सेस कर दे, अभी उनका स्ट्रक्चर आपको बताया कि उन 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर क्या है। कौन? शेप। ओके, तो देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो df डॉट शेप, df dot shape and then print Z5। तो देखो यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर बता दिया, आप बोल सकते हो 20,3 का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ओके, इसके बाद गाइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराना चाह रहा हूँ, याद रखना, काफी हेल्प करती है हमारा डेटा एनालिसिस पे। क्या है वो, एक सेकंड गाइस। ओके गाइस, तो देखो क्या था वो, ठीक है, हाँ, ये तो फंक्शंस। एनीवन, कौन बताएगा, हेड और टेल? कुछ लोगों ने तो सुन रखा होगा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा आइडिया दो भाई, क्या क्या होते हैं, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, अच्छे से बताना और आधे आधे चीजें मत बताना।
ओके, हेड में डिफॉल्ट टॉप 5 एलिमेंट रहता है, टेल में शो करता है बॉटम के 5 एलिमेंट बाय डिफॉल्ट। ओके, वेरी गुड। रिटर्न द टॉप एलिमेंट्स एंड टेल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट। लास्ट नहीं, टॉप 5 और लास्ट 5। ओके, सो गाइस क्या होता है, ये आपके कस्टमाइज फंक्शन है। अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट चलाते हो, ठीक है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं इसके बारे में, ध्यान से देखना। ओके, रिटर्न्स, ओके, returns the first n rows element, n rows, ठीक है, element, but if n is not present then by default 5 from the top। Got it? तो ये था क्या कि पहले तो क्या n लाइक अगर आपने n की वैल्यू पास करी है तो ये उतने एलिमेंट्स आपको रिटर्न करेगा। अगर आपने नहीं करी है तो ये क्या करेगा, टॉप 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसमें फ्रॉम दी बॉटम। समझ में आएगा इस, बस यही एक डिफरेंस है दोनों में। तो आओ अब ऑपरेट करके देखते हैं इन्हें फटाफट से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z5 हो गया था, S1 देख लेते हैं। आ जाओ एक ऑपरेशन, तो df डॉट हेड, ओके सिंपल। और S2 में लिखता हूँ df डॉट टेल। ये दोनों फंक्शन आ गए। अभी इसमें क्या है, कोई भी पैरामीटर नहीं है। क्या, कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। प्रिंट S1 प्रिंट S2। तो इसे ऑपरेट कराया गया, देखो तो बाय डिफॉल्ट इसमें 5 वैल्यूज आई हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 0 to 4 0 to 4, ठीक है, मतलब 0 to 4 और लास्ट में 15 to 19 जो भी वैल्यूज रही होंगी, तो 5 वैल्यूज मिल गई। अब मैं इसमें पैरामीटर पास करता हूँ। तो अगर आप n पैरामीटर पास करोगे तो इसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी। ओके, यहाँ पर df डॉट हेड, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया है 10। S4 df डॉट हेड, इसमें भी टेल 10 वैल्यू पास कर दिया है। तो देखो प्रिंट सिंपली and then S4 तो देखो यहाँ पर अब 10 वैल्यूज आई हैं। नीरज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। तो अगर किसी स्पेसिफिक रो को चेंज करना है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में कॉलम भी उतना होना चाहिए, ठीक है, अगर आप ट्रांसपोज की बात कर रहे हो तो। ओके, अगर ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो टू कॉलम जाएगा और कॉलम टू रो जाएगा। तो अगर रो का डाटा कॉलम में जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर मैनेजेबल होना चाहिए, प्लस उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको लॉजिक खुद से लिखना पड़ेगा। गॉट इट? और स्पेसिफिक अगर आप बात करें, किसी स्पेसिफिक रो को चेंज करना हो तो उसका कॉलम के साथ स्ट्रक्चर बैठना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गॉट इट? लाइक अगर आपने एक रो लिया जिसमें 5 एलिमेंट है और एक कॉलम है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो जब वो रो चेंज होगी तो कॉलम और रोज में एक स्ट्रक्चर बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर वहां पे वो आपकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई। अगर शेप डिस्टॉर्ट होगी तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, चाहे फिर आप लॉजिक कैसे भी बना लो। ओके, इसके बाद एक बहुत अच्छा फंक्शन आता है जिसका नाम है लिन स्पेस। एनीवन लिन स्पेस के बारे में पता है किसी को? नॉट लाइन स्पेस, इट लिन स्पेस। सबसे पहले तो रिटर्न एरे ऑफ फ्लोट वैल्यू। ओके, अब होता क्या ये बताओ जल्दी से, फटाफट से। वेरी गुड शिवम, क्या बात है। नीरज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को। चलो ठीक है, ये भी सही है।
स्पेस गेट करता है रोहित, वाह मेरे भाई, डिवाइड ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी नंबर को क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, हाँ, तो लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है मेरे भाई मुकेश? देखो, मैंने बोला एनपी नमपाई का फंक्शन है, ठीक है, लिन स्पेस, आई थिंक बता चुका हूँ क्या वैसे, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड एट 10 और 4 4 के डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो आप लोगों को पता चल गया क्या क्या लगता है इसमें, स्टार्ट, स्टॉप और डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्टार्ट, स्टॉप और डिस्ट्रीब्यूशन, गॉट इट। तो प्रिंट L1, ओके, मैंने कहा था एरे रिटर्न करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, टाइप ऑफ L1। मैंने कहा था फ्लोट वैल्यू भी रिटर्न करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, L1 डॉट डी टाइप। तो यहाँ से मुझे सारा डिटेल मिल जाएगा जो भी होता है, जैसा भी होता है। तो देखो, जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, ओके, तो देखो, 1 से लेके 10 तक को इक्वली 4 4 के पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है, एरे को बिलोंग कर रहा है, और डेटा कैसा है इसमें, फ्लोट का डेटा है, ठीक है। और देखते हैं इसका एक दो फंक्शन, ठीक है। तो np डॉट लिन स्पेस, ओके, सेम चीज है, आपकी बार में से बोल रहा हूँ, एक सेकंड, ओके, एसेट 1 2, और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ 64 डिस्ट्रीब्यूशन, वो कार्ड ही बना देगा पेजेस बना पेजेस याद रखो कार्ड। जी स्टेप नहीं है लास्ट वाला, प्लीज हाँ, म्यूट योर अरे माइक मम्मी ने बोल दिया मुझे टाइम लग जाएगा। अंदर। ओके, सो देखो, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, देखो np डॉट लिन स्पेस 1 से 10 के बीच में 64 डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूँ मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली बना देगा, ठीक है। तो देखते हैं, बट यहाँ पे जो डेटा आएगा वो काफी कम पॉइंट से मैं चेंज होगा, लाइक 64 डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1 से लेकर 10, तो 0.04 इस तरीके से चलेगा ये। तो देखो, ये आया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बोल रहा 64 एलिमेंट्स आ गए, क्या आ गए मेरे पास, 64 एलिमेंट्स आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो इसका एक एरे भी बना सकता हूँ, तो मैंने इसका एरे कैसे बनाया, डॉट, यहीं पर रीशेप इन 8x8। गाइस, मैंने कहा था मल्टीपल फंक्शन भी लगा सकते हो आप, तो ट्राई करो एक साथ मल्टीपल फंक्शन लगाने की। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा कि एक साथ मल्टीपल फंक्शंस को कैसे मूव करा जाए। तो ये यहाँ पर अब जो L2 में रिटर्न आया वो सिंपल क्या है, रीशेप क्या रिटर्न करता है, ये भी एरे रिटर्न करता है, ठीक है। एरे होगा 2 डायमेंशनल, जिसमें क्या होगा आपका, इससे पहले 1 डायमेंशनल था, लिन स्पेस में अगर आप देखते तो 1 डायमेंशनल था, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 डायमेंशनल एरे है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, 8x8 का स्ट्रक्चर है, ओके, 8x8 का स्ट्रक्चर है, गॉट इट। अगर नॉर्मली देखूं, ये रीशेप हटा देता हूँ, तो ये आपको क्या देगा, एक लीनियर एरे देगा। देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब ऑपरेट कराया तो देखो एक एक लीनियर एरे, समझ में आएगा इस लिन स्पेस का वर्किंग, ठीक है। जैसे रीशेप के साथ ही देखो आप, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। Guys, any doubt? ओके, भरत, प्रिया, कोई डाउट नहीं, करण क्लियर, मुकेश, ओके, ओके गाइस, ठीक है। एक सेकेंड,
आगे देखते हैं, आ जाओ। ओके सो गाइस, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, डेटा का। ओके, डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लाइक जैसे कि अभी हमने पोकेमोन डेटा देखा था, ठीक है, ये सारे के सारे देखे थे, ठीक है। तो अभी मैं एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके लाओगे, आपको उस पर होमवर्क दूंगा। ओके ओके, सो देखो, एक सेकंड गाइस। सो गाइस देखो, आगे स्टार्ट करते हैं। मैं अब जो है एक बल्क डेटा बनाता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा सा बड़ा सा डेटा सेट, जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ओके ओके, सो गाइस we try to create ओके आईपीएल डेटा। ओके, कि आप लोगों के पास क्रिकेट का डेटा सेट होगा, आप उस पर फिर ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करोगे। तो आगे के जो कॉन्सेप्ट है हम इस पे देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा सेट क्रिएशन देखेंगे। तो भाई मैं बोल रहा नंबर ऑफ वैल्यूज मैं 500 वैल्यूज के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। डेटा का स्ट्रक्चर कुछ मेरा डेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ टीम्स। ओके, तो टीम्स के लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक टीम। ओके, तो गैस क्रिकेट तो मैं ज्यादा देखता नहीं है, तो आप देख बताते रहना। यही सारी टीम्स है, देखो। सीएसके ले सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स हो गई मेरे पास, कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई, ओके, केकेआर, देन आरसीबी, मुंबई इंडियंस, ओके, और भी होंगी, सच ले लो, दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब। ओके सो गाइस, कुछ टीम्स है मेरे पास। ओके, तो ये सारी की सारी टीम्स मैंने यहाँ पे बना दी हैं। अब इससे मैं क्या करता हूँ, डेटा में पास करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल भाई, सबसे पहले टीम की बात चलेगी तो टीम आएगी, टीम, ओके, सिंपल np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म चॉइस, सॉरी चॉइस ले लेते हैं। ओके, np डॉट रैंडम डॉट चॉइस। ओके, तो चॉइस में सिंपल बोल रहा हूँ, टीम से आपको चॉइस दी जाएगी और एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलाया जाएगा। तो ये बन गया पहला स्ट्रक्चर, पहली सीरीज बन चुकी है मेरी। दूसरी बनाते हैं। ओके, उसके बाद बोल रहा हूँ रैंकिंग, पर मैच रैंकिंग फिक्स होगी टीम की, ठीक है। लाइक एक मैच की रैंकिंग होगी तो रैंकिंग बना लेता हूँ मैं np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपको पता है फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ जो रैंकिंग होगी मैं पर मैच की, वो कुछ इसके रिस्पेक्ट में होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 50। ना तो 10 से कम होगी किसी की रैंकिंग, ना 50 से ज्यादा होगी। ओके, तो इस तरीके से। और कितने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलेगी आपके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलेगी। तो ये लिख दिया मैंने एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कौन कौन से ईयर में आईपीएल मैच हुए हैं, कौन कौन से ईयर में आईपीएल मैच हुए हैं। तो ईयर np डॉट रैंडम डॉट चॉइस। ओके, सिंपल यहीं पर ही बना लेते हैं चॉइस फंक्शन के साथ। तो अब डेटा बनाना पड़ेगा मुझे। 2008 आई थिंक यहीं से स्टार्ट हुए थे, 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो यहाँ तक का डेटा मैंने क्रिएट कर लिया है, और एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये भी चलेगा। बट तो अभी के लिए देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ऑपरेट कराते हैं इसे, np डॉट 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 डॉट, ठीक है।
और कहाँ पर मिस्टेक हुई मेरी, एंड रैंकिंग में ही हुई है। यूनिफॉर्म, ओके, एमपी डॉट, ये रहा यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। ईयर के बाद मैं बनाता हूँ उसका कॉस्ट, कि पर मैच कॉस्टिंग कितनी है। ओके, एमपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। ओके, तो सारे के सारे फंक्शन यूज करने के लिए ट्राई करूंगा मैं। तो मेरा जो कॉस्टिंग होगी वो कुछ पर मैच के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से कुछ तो ये इसकी कॉस्टिंग है। ओके, ठीक है, यहाँ मैंने कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसे भी चला दिया। आफ्टर दैट विकेट्स, इस कितने, एक मैच में मैक्सिमम कितने विकेट होते हैं? एक मैच में मैक्सिमम कितने विकेट्स होते हैं? यार मैच नहीं देखते हो क्या? 20। अब एक साइड से बता मेरे भाई, एक टीम वाइज डेटा बन रहा है, शिवम क्या कर रहा है? ओके, तो सेम वही डिस्ट्रीब्यूशन बनाया मैंने, नॉट आउट भी हो सकता है और 10 के 10 भी गिर सकते हैं। ओके, तो बना दिया है। ओके, रन्स, रन्स देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू फिक्स कर देता हूँ कि मिनिमम अगर जो रखते हैं वो 50 रख लेते हैं। ठीक है, लाइक लगा लो 50 ओवर्स का मैच है या 20 ओवर्स का है, मैक्सिमम रन 300। ओके, लाइक दिस। ओके, फिक्स कर लिया मैंने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। नाउ ऑपरेट करके देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, बन चुका है स्ट्रक्चर। अब बस डेटा फ्रेम में से पास करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं IPL डेटा इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। ओके, जस्ट खुद के बनाए डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे ज्यादा बेटर होगा। ओके, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि डेटा क्या है। अभी के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है डेटा है क्या और आपको उसे ऑपरेट कैसे करना है। और इसमें पास होगा डेटा 1। सो दिस इज योर IPL डेटा, बन चुका है देखो। ओके, प्रॉपर टीम के रिस्पेक्ट में। ओके, नंबर ऑफ विकेट्स, ईयर्स, लाइक अब अगर मुझे वैल्यू कम ज्यादा करनी है, बस मुझे एन की वैल्यू को चेंज करना है। तो अगर जैसे मैंने 50 कर दी तो बस अब IPL डेटा 50,6 है। अगर मैंने 5000 कर दी तो 5000,6 है। तो इसीलिए मैं एन की वैल्यू के रिस्पेक्ट में चलता हूँ। आप लोग भी जितना हो सके डायनेमिकली कराओगे प्रोग्राम को। ओके, तो देखो अभी 500,6 का स्ट्रक्चर बन रहा है। कॉस्ट क्या है, रैंकिंग क्या है टीम की पर मैच, ओके, रन्स कितने, टीम क्या है, ओके, कौन सी टीम है, विकेट्स कितने लिए हैं। तो इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर एक बन चुका है। अब मैं इस पे अपने ऑपरेशन परफॉर्म कराना स्टार्ट करूंगा। ओके, सो गाइस, मैं जानना चाहता हूँ कि क्वेरी आप लोग लिख के बताओगे मुझे कि के राजस्थान रॉयल्स ने, ठीक है, 2011 में कितने रन्स मारे थे। ठीक है, 2011 में उसने मल्टीपल मैचेस खेले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये रहा IPL डेटा। ठीक है, 2011 में अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करूं, ये रही RR, तो RR ने 2011 में टोटल कितने रन मारे हैं। ठीक है ना, मल्टीपल पहले तो ये निकालो कि 2011 में उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं। ठीक है, फिर ये निकालो कि कितने टोटल उसके रन थे, फटाफट से। टोटल रन 2011 के टोटल रन कितने थे उस टीम के, जल्दी से करके दिखाओ विद इन अ मिनट। 6 मिनट रहेगा, 4 मिनट रह गए गाइस, तो जल्दी से जल्दी करके दिखा दो। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्रुप समझा दूंगा, उसके बाद ये।
क्या हो गया भाई, इतना भी क्या सोच रहे हो? अदर्स। मुकेश का आउटपुट आ चुका है, बट अबाउट अदर्स। डॉट रन्स। ठीक है चलो। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मुझे टीम राजस्थान रॉयल्स का क्या चाहिए, 2011 का डेटा चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा, ठीक है ना। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ओके, उस पर मैं क्या ऑपरेट करा रहा हूँ, DF1 पे, ओके, सॉरी, IPL डेटा, IPL डेटा, उस पर ऑपरेट करा रहा हूँ मैं कि एक स्ट्रक्चर लाइक IPL डेटा, और उसमें एक कॉलम एग्जिस्ट करता है टीम, ओके। अगर टीम इक्वल इक्वल है किसके, RR के, ओके, यही स्ट्रक्चर था पहला। तो ये निकलेगा टीम इक्वल टू RR। तो इसे ऑपरेट करके देखते हैं। सो एक्स से कर लो इसे, ये रहा एक्स से, ठीक है। तो मुझे RR का डेटा मिल गया। किसका? RR का डेटा, ठीक है। पहला पहला स्ट्रक्चर मेरा सही हुआ, ओके, ठीक है गाइस। ओके, तो देखो मुझे RR का डेटा मिल गया। अब मेरी क्वेरी किस पे लगनी है? ईयर्स पे लगनी है। तो आ जाओ ईयर्स पे लगाते हैं, एंड ईयर्स। तो सेम डेटा मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं इस क्वेरी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बस। IPL डेटा ईयर इक्वल्स टू व्हाट, 2011। ऑपरेट कराया अगेन, तो ऐसे 10 मैचेस खेले गए हैं 2011 में, ठीक है ना, राजस्थान रॉयल्स के थ्रू। अब मुझे क्या चाहिए था, मैंने बोला था कि जितने भी इन्होंने रन मारे उस साल में, मुझे वो सारे के सारे का सम बता दो। तो मुझे क्या एक्सेस करना है? रन एक्सेस करना है। तो रन एक्सेस कैसे करोगे आप? सिंपल से एंड वी हैव ईयर। तो अब मुझे इसमें से क्या चाहिए था? सिर्फ रन चाहिए थे, ओके। तो मैं रन निकाल लेता हूँ। तो रन क्या था, दिस, ओके। तो देखो मल्टीपल स्ट्रक्चर एक साथ लगा रहा हूँ। अब एक्स पे क्या मिल गया मुझे? सिर्फ एक सीरीज मिली है रन्स की। अब इसका मैं क्या कर दूंगा? डॉट सम, ओके। सम परफॉर्म कराना था मुझे, तो मैंने डॉट सम कर दिया इसका, ओके। इट इज अ फंक्शन, तो कॉल करा लो इसे, एक सेकेंड। और फाइनल आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल सम, ओके। क्लियर है गाइस? तो आप में से कुछ ने तो सही लिखी थी क्वेरी, देख लो आप लोग। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इसके रिस्पेक्ट में, ओके। क्लियर है? डन? एनी डाउट गाइस किसी को? रेनू, कमल, करण, मुकेश, भरत, प्रिया, नितेश।
तपन, यागवेंद्र, एनी डाउट? क्लियर है? ओके कूल। सो गाइस ठीक है, ओके। आप लोग होमवर्क में एक डेटा सेट बना के लाओगे, ठीक है? होमवर्क में लिखो, समझाता हूँ मैं क्या करना है। सो गाइस होमवर्क में आप लोगों को ठीक है एक डेटा सेट बनाना है स्टूडेंट्स का। ओके, स्टूडेंट होगा, उसके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। ओके, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एक मतलब सॉरी एक नहीं स्टूडेंट होगा, मल्टीपल स्टूडेंट होगा। आपको 500 स्टूडेंट्स का डेटा सेट बनाना है। ओके, कितना? 500। जो बोल रहा हूँ फोकस करो मेरे वर्ड्स पे, मैं लिख के नहीं भेजूंगा। ओके, अब मेरे वर्ड रिक्वायरमेंट को समझो आप लोग। ओके, बार बार मत पूछना, आपस में डिस्कस कर लेना। ओके, या फिर रिकॉर्ड कर लो, ग्रुप पे डाल देना। ओके, तो क्या करना है आप लोगों को? 500 स्टूडेंट्स का डेटा सेट बनाना है। उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? यानी कि और स्टूडेंट्स के नाम नहीं होने चाहिए, बस रैंडमली होना चाहिए, लाइक 1 से लेके 500 तक, जैसे कि अभी मैंने बनाया, ठीक है? और उसके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, वटेवर, ठीक है? कॉमन रखना सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है? सोशल, कॉलम नेम्स में आप लोगों को दे देता हूँ, यही रखना, क्योंकि बाद तक हम इस डेटा पे ऑपरेट करेंगे। गाइस इसी फॉर्मेट में रखना जिसमें मैं बता रहा हूँ। ओके, सो गाइस ये क्या कुछ 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, इन 6 सब्जेक्ट के मार्क्स देने स्टूडेंट्स को, ठीक है? एग्जाम हुआ है तो मार्क्स कैसे आ सकते हैं? पहला कंस्ट्रेंट तो आपको ये लगाना है क्या, कि किसी भी स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कितने आ सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, मैथ्स में 0 से लेके 100 के बीच में मार्क्स आ सकते हैं। ओके, गॉट इट? तो आपको इस रिस्पेक्ट में देना है। ओके, जब 6 के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स बन जाएंगे, ओके, फिर आपको उनका टोटल कराना है। क्या कराना है? टोटल। तो बस अभी के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको ये डेटा सेट क्रिएट करना है, ठीक है? 6 सब्जेक्ट के मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स 100 से ऊपर नहीं जाने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? और उनका टोटल इन 6 लाइक अगर आपने क्या करा है, पूरे इसको भी बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे भी सबको बना लिया, तो आप अब क्या करोगे? एक स्टूडेंट का डेटा तो क्या होगा, ये होगा ना, रो वाइज। तो आप क्या करोगे? रो वाइज उसका क्या करोगे? समीशन सेव कराओगे कि टोटल मार्क्स इसके कितने आए हैं। गॉट इट? क्लियर है गाइस क्या बोल रहा हूँ? इतना आपको करना है। ओके, गॉट इट? कोई डाउट है? ओके, बस अभी के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि मैंने बताया डेटा सेट का। ओके, और इसमें से क्या क्या करना है आपको? यहाँ पर देखो, इस पे भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं आप लोगों के, लाइक ईयर वाइज डेटा निकालना, फाइंड ऑल टीम्स ईयर वाइज डेटा। ओके, एंड मतलब कि ईयर वाइज डेटा का मतलब हर टीम के ईयर वाइज का डेटा चाहिए मुझे। लाइक सपोज करो अगर आप केकेआर का निकाल रहे हो तो केकेआर का 2011 का, 2012 का, 2013 का, इस तरीके से, ठीक है? नंबर ऑफ मैचेस कि 2011 में उसने कितने मैचेस खेले हैं, ठीक है ना? 2012 में, तो ये नई फाइल बना के उसमें इंफॉर्मेशन सेव करोगे। क्या? फाइंड ईयर वाइज डेटा, मतलब नंबर ऑफ मैचेस एंड सेव इट इन अनदर फाइल। किसी एक फाइल में सेव करा देना उसे, ठीक है? सीएसवी फाइल में। क्या कि केकेआर ने 2011 में कितने मैचेस खेले हैं, 2012 में कितने खेले हैं, ठीक है? तो अगर आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, लाइक सबसे पहले कॉलम नेम में क्या आएगा आपका,
टीम। ओके, लाइक कॉलम में अगर केकेआर लिखा है तो, और इधर लिखा है, और फिर रोज में लिखा होगा 2011, तो 2011 में उसने कितने मैच खेले हैं, 2012 में उसने कितने मैच खेले हैं, 2013 में उसने कितने मैच खेले हैं। तो इस तरीके से आपको बस स्ट्रक्चर बना के लाना है, ठीक है। तो जो आपका ये डेटा सेट वाला है ये तो मुझे कल दिखा देना, और ये फाइंड ऑल टीम वाला है ये आप मुझे नेक्स्ट वीक दिखा देना। कोई डाउट है अभी तक? ओके, फिर से बोल रहा हूँ, ऑल टीम वाला मुझे टीम के रिस्पेक्ट में, ईयर के रिस्पेक्ट में चाहिए कि नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले हैं। ओके, जैसे कि अभी आपने वहां निकाला था कि यहाँ पर आ गया था ना, यहाँ तक एक स्ट्रक्चर, अगर मैं इसे ऑपरेट करूँ तो यहाँ पर क्या था, XML देखो क्या। अगर आप मुझसे कोई पूछेगा कि भाई एक बात बताओ, राजस्थान रॉयल्स ने 2011 में कितने मैचेस खेले हैं, तो मैं बता सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 11 मैचेस खेले हैं। ओके, तो इस तरीके से। तो अब एक जो नया कॉलम बनेगा वहां पर यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए कि RR राजस्थान रॉयल्स 2011 में इतने मैचेस खेले हैं, ठीक है ना। गॉट इट, समझ में आए? तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, लाइक 2011 12 13 जितने भी ईयर्स है उन्हें यहाँ लिस्ट करा लो, टीम्स को यहाँ लिस्ट करा लो, ठीक है। फिर ये बता सकते हो कि हाँ केकेआर ने 2011 में इतने मैचेस खेले हैं, फिर केकेआर ने 2012 में इतने मैचेस खेले हैं, 2013 में इतने मैचेस खेले हैं। तो जिस रिस्पेक्ट में आपको सही लगे आप उस रिस्पेक्ट में मुझे स्ट्रक्चर बना के कल तक, सॉरी नेक्स्ट वीक तक दे दोगे। क्लियर है गाइस? ओके, आपको बेसिकली स्ट्रक्चराइजेशन पे फोकस करना है, तो इसका लॉजिक मुझे नेक्स्ट वीक तक मिल जाना चाहिए। प्लस फाइल मत भेजना, कोड कॉपी पेस्ट करके भेजना ग्रुप पे, मैंने स्पेशली फाइल में लिखा था वहां पे, बट आप लोगों ने मुझे फाइल सेंड करी है। ओके डन गाइस? तो चलो फिर बाकी कल डिस्कस करते हैं। कल हम पढ़ेंगे अपना रीइंडेक्सिंग। ओके, हमारे डेटा स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, कल हम इसी डेटा स्ट्रक्चर पे ये ऑपरेट कराएंगे कि रीइंडेक्सिंग क्या होती है। ओके